हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आज बता दें कि कुमार गौरव सर को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आज के क्लास में ललन टॉप क्वेश्चन बहुत ही कम मात्रा में रखे हैं। इसलिए आज की क्लास और ज़्यादा छोटी होने वाली है, नियर अबाउट 10 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और व्याख्या तो पूरी दी जाएगी, लेकिन ललन टॉप प्रश्न जो है थोड़े कम रहेंगे। तो बस अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 2 फरवरी दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्माता कौन बना है? तो वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बना है? आपका सही जवाब हो जाएगा चीन। अब तक जो है 2023 तक जो है जापान पहले नंबर पर शीर्ष वाहन निर्यातक था, लेकिन अब 2024 में पहले स्थान पर चीन आ गया है। ठीक है, तो वाहन निर्यातक में देखा जाए तो अब जापान से पहले कौन सा देश आ गया है? तो चीन आ गया है और जापान वही दूसरे नंबर पर चला गया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अगर बात करें चीन की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है बीजिंग और यहीं पर जो है एससीओ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है। अगर बात करें चीन की कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी है, तो यह है संघाई। और यह अगर बात करें कि संघाई किस नदी के किनारे है, तो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे है। और यह एशिया की सबसे लंबी यानी एशिया की सबसे लॉन्ग रिवर कौन सी है? तो यांगटीसी क्यांग है। अगर वहीं बात करते हैं चीन की मुद्रा की, तो चीन की मुद्रा है रेवेनमी और युआन। ये दोनों मुद्राएं किसकी हैं? चीन की हैं। चीन की शोक अगर किस नदी को पूछे कहा जाता है, तो चीन का शोक हांगहो रिवर को कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि शेयर मार्केट में जो है पहला स्थान किसका है? तो शेयर मार्केट में पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा चीन का है, तीसरा जापान का है, चौथा इंडिया का है और पांचवा हांगकांग का है। तो शेयर मार्केट में पहले भारत जो है, इंडिया जो है, ये हांगकांग से मतलब हांगकांग के स्थान पर था, लेकिन 2024 में हांगकांग को पछाड़कर इंडिया चौथे नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें ये देखा जाता है कि किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत है आर्मी यूएसए की, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th नंबर और शेयर मार्केट में भी भारत की रैंक है 4th नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक कार बेचने वाली कंपनी। अगर बात करें सर्वाधिक कार बेचने वाली कंपनी कौन सी है, तो वह है टोयोटो। और टोयोटो किस देश की कंपनी है? जापान की। और अगर वहीं बात करें कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी कौन सी है, तो वह है वोक्सवैगन, जो कि जर्मनी की है। ठीक है, सेकंड प्रश्न देख लेते हैं हमारा। हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपने कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? भौतिक का मतलब होता है जिसे हम साक्षात देख सकते हैं। एक तो हम साक्षात सामने, जैसे हमें कोई सामने से टीचर पढ़ा रहा है तो हम उसे देख सकते हैं, और एक टीचर होता है जो आपको ऑनलाइन पढ़ाता है मेरी तरह। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कि यूएसए ने भारत के किस भौतिक बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, यानी कि मुंबई में हीरा पन्ना, नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड, बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। अब व्याख्या देख लेते हैं। तो यूएसए ने कुख्यात मार्केट का मतलब क्या बताया है कि कॉपीराइट की चोरी होती है इस मार्केट में, नकली माल बेचे जाते हैं। किसके अनुसार? ये यूएसए ने बताया है कि कुख्यात मार्केट में इस तरह के काम होते हैं। तो यूएसए ने जो है भारत के 6 मार्केट को कुख्यात मार्केट के अंतर्गत घोषित किया है। अब एक बार में देख लेते हैं 3 भौतिक कौन कौन से हैं। तो एक तो है हीरा पन्ना, जो कि मुंबई का है, करोल बाग में टैंक रोड, जो कि दिल्ली का है, और तीसरा है सदर पटरप्पा रोड मार्केट, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक का है। तो ये 3 भौतिक मार्केट हैं। ये आपका पहला, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा। ठीक है, तो एक मुंबई का, दिल्ली का और बेंगलुरु का, ये तीनों भौतिक मार्केट हैं। जबकि 3 ऑनलाइन मार्केट को जो है कुख्यात मार्केट घोषित किया है। एक तो है इंडियन मार्ट, दूसरा है वेगा मूवीज़ और तीसरा है WHMCS। तो ये 3 ऑनलाइन कुख्यात मार्केट हैं। भारत के टोटल 6 कुख्यात मार्केट को अमेरिका ने घोषित किया है। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा। तो उत्तर भारत का तीसरा मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा BHU में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित होगा, तो यह स्थापित होगा BHU में। अब देख लेते हैं, अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल, यह इसका फुल फॉर्म होता है। यानी डीएनए का क्या मतलब होता है, आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र, यानी अनुवांशिक गुणों का आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना। डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो कुंडली बनती है ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से जो कुंडली बनती है इसे हेलिक्स मॉडल कहते हैं। और यह हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए किसका बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये डीएनए के 4 नाइट्रोजन क्षारक हैं। और डीएनए का बहुलक कौन सा है, तो न्यूक्लियोटाइड है। फोर्थ प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा बजट से है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। तो 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत बताया गया है, और बात करें वहीं 2024-25 के लिए कितना अनुमानित किया गया है। तो इन दोनों का सही जवाब हम देखने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अब की बार जो है छठा अपना बजट पेश किया है। यह भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, ठीक है। ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। कौन, निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला बन गई हैं। तो सर्वाधिक बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला कौन है, निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने अब तक 6 बार बजट पेश किया है। अगर वहीं बात करें पुरुषों में सर्वाधिक बजट किसने पेश किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार पेश किए हैं। नेक्स्ट हमारा 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो बजट पेश किया गया है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। इसमें केवल जो है अब तक केवल जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं और जो नई घोषणाएं की गई हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उन्हीं पर चर्चा किया गया है। इसमें किसी के लिए या किसी भी संस्था के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ इसमें उपलब्धियों को बताया गया है कि भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। इसलिए जो है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उससे पहले जो बजट पेश होता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अब देख लेते हैं इनका, यानी कि वित्त मंत्री जी का यह सबसे छोटा स्पीच है। इन्होंने टोटल 58 मिनट स्पीच दिए हैं और इन्होंने कुछ शब्दों को इसमें मतलब जो है ज़्यादा जोर दिया है, जिन जिन शब्दों पर उसको मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, विकसित भारत 1947 तक जो है भारत अपनी आज़ादी के 100वें वर्ष तक जो है भारत कैसा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अभी भारत जो है विकासशील है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 2024 से लेकर 2047 तक, ठीक है, इसके बीच के जो काल है, यानी कि जो ये 25 वर्ष है, ये अमृतकाल इन्होंने घोषित किया है। तो 2024 से लेकर 2047 तक के जो 25 साल हैं इसको अमृतकाल घोषित किया है। और निर्मला सीता जी ने कहा है कि इन 25 वर्षों में भारत को विकसित बनाना है, ठीक है। तो विकासशील से विकसित बनाना है, ये शब्द भी इन्होंने यूज किया है। और बाकी इन्होंने क्या मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन्होंने यह नारा दिया है। अगर बात करें कि 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बताया है, तो 5.8% बताया है। जबकि 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया है, तो 5.1% इन्होंने यह अनुमान लगाया है। तो राजकोषीय घाटा 23-24 के लिए कितना बताया है, 5.8, इसको आप याद रखेंगे। और अनुमानित कितना बताया है 24-25 के लिए, तो 5.1% इन्होंने अनुमानित लगाया है। तो अभी हम शाम तक जो है कुमार गौरव सर के पूरे बजट का निचोड़ आप सभी को 10 से 12 मिनट में दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 5वां प्रश्न है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है। तो राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 75वें रिपब्लिक डे यानी कि डे पर मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी भारत के मुख्य अतिथि थे। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अगर मंत्रालय के तहत किसे दिया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था।
और इस मंत्रालय का थीम जो है क्या रखा गया था, तो विकसित भारत लोकतंत्र की जननी है। और वहीं अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को अगर राज्य श्रेणी में देखें तो राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था उड़ीसा को। और इसमें उड़ीसा की थीम क्या रखी गई थी इस झांकी की, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो ये जो है उड़ीसा की झांकी का थीम था। उड़ीसा पहले नंबर पर था पुरस्कार पाने में, दूसरा गुजरात और तीसरा तमिलनाडु था। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 में इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था, तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में और ये संपन्न भी हो गया है। तो इस श्रेणी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीता है, तो पहला स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये छठे क्रम का है और इसका होस्ट जो है तमिलनाडु था। इसके तमिलनाडु के त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर स्थानों पर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर का नाम था वीर मंगाई, ये आपका शुभंकर हो जाता है। और इसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने टोटल 57 गोल्ड जीते थे। अगर वहीं बात करें कुल कितने पदक जीते थे तो 158। तो 158 से एक कम कर देंगे तो ये 57 गोल्ड हो जाएगा और एक बढ़ा देंगे तो 58, यानी कि 158 कुल पदक थे। और वहीं बात करें दूसरा स्थान तमिलनाडु का था और तीसरा हरियाणा का था। ठीक है। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है बेस्ट एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है, तो या फिर बेस्ट एथलीट कौन है, तो प्रीति अग्रवाल हैं जो कि तैराक के खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के हैं, तो यह तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो है भारत में पहली बार इसका मतलब भारत ने इसकी पहली बार शुरुआत करी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स या पहली बार भारत ने इसकी पहली बार शुरुआत करी है। और इसका पहली बार होस्ट कौन सा राज्य रहा है, तो यह नई दिल्ली रहा है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर का नाम था उज्ज्वला, जो कि दिल्ली की राजकीय पक्षी गौरैया का नाम है। इसके बाद अगर बात करें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहला स्थान किसे प्राप्त था, तो हरियाणा का। और वहीं बात करें अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो हरियाणा तीसरे पर है, तमिलनाडु दूसरे पर और पहले पर महाराष्ट्र है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न है हमारा। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उज्जैन में। आईआईटी सैटेलाइट कैंपस यह क्यों स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि यह हेल्प करेगा और रिसर्च दोनों में सहायता करने वाला है। तो यह देश का पहला होगा। ठीक है। तो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस यह देश का पहला होगा। इसका स्थापना कहाँ पे किया जाएगा, यानी कि यह कहाँ पर विकसित किया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि यह किस आईआईटी का ऑफशोर कैंपस है, तो यह आईआईटी इंदौर का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है जो कि उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। जैसे कोई सब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे कुमार गौरव सर ने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया करंट का, उसके बाद मैंने पढ़ा दिया, तो उसी प्रकार से इसमें भी होगा कि आईआईटी इंदौर का जो एक तो मुख्य ऑफिस होगा, वहाँ पे मुख्य कार्य होगा और फिर उसके कार्य को जो है छोटे से भाग में फिर बनाया जाएगा। तो उसके लिए जो है इसका पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर विकसित किया गया है? उज्जैन में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उज्जैन में ही देश का पहला यूनिटी मॉल खोला जाएगा। यूनिटी मॉल का मतलब होता है उस राज्य के सारे प्रोडक्ट को एक ही स्थान पे लाके रखना। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोला गया था? तो जंजीबार में खोला गया था, जो कि तंजानिया देश में जंजीबार स्थित है। यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला था। अगर बात करें कि इसकी पहली महिला हेड कौन बनाई गई थी, तो प्रीति अग्रवाल जी बनाई गई थी। ठीक है। आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस, तो आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया था? तो अबू धाबी यूएई में। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1971 को हुई थी। इस प्रकार से 48वीं स्थापना दिवस 2024 में मनाई गई है 1 फरवरी को। अगर बात करें कि इसका कार्य क्या है, तो भारतीय तटरक्षक तट से संबंधित हो जाता है कि भारत के जो भी तटीय राज्य हैं उनकी रक्षा करना भारतीय तटरक्षक बल का कार्य है। तो समुद्री सीमा की रक्षा करना। अगर बात करें तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। ठीक है। अगर बात करें कि पश्चिम में भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो 5 हैं। 5 पश्चिम में है और 4 पूरब में है। तो कौन कौन से? तो पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर आपका गोवा, चौथे पर आपका कर्नाटक और 5वें पर आपका केरल। और फिर इधर चले तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो इन 9 राज्यों की तटीय सीमा की रक्षा करना किसका काम है? भारतीय तटरक्षक बल का। इन्होंने अभी हाल ही में 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। अब बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है वर्तमान में, तो राकेश पाल है। अगर बात करें आज की तारीख जो कि 2 फरवरी है, 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सर इस पर कल वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको अर्जेंट काम होने की वजह से इस पर वीडियो नहीं बना पाए, उन्होंने ऐसा बोला है। भारत में अगर बात करें कुल कितनी आर्द्र भूमि है, तो 80 आर्द्र भूमि है। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो लगातार किस बैंक ने गैर अनुपालन का मतलब गैर अनुपालन किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने उस बैंक को बैन कर दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने जो है बैन कर दिया है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया। अगर बात करें कि पेटीएम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और यह लगातार गैर अनुपालन कर रहा था, यानी कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार यह काम नहीं कर रहा था। इसलिए आरबीआई ने 29 फरवरी 2024 तक इसे आदेश दिया है कि अगर इस बैंक में किसी भी व्यक्ति का खाता हो तो वो अपने पैसे से अपने बैंक से पैसा भी निकाल सकता है और तब तक लेन देन कर सकता है, लेकिन 29 फरवरी के बाद इस बैंक से ना तो लेन होगा ना तो देन होगा। ठीक है। तो आरबीआई ने आदेश दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि 29 फरवरी तक इसे बैन कर दिया जाए। अगर बात करें कि जो है आरबीआई किस धारा के अनुसार जो है बैंक को जो है बैन कर देती है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट धारा 35A के अनुसार जो है आरबीआई किसी भी बैंक को जो लगातार गैर अनुपालन करती है तो उसे बैन कर सकती है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? विष्णु सरवनन ने। अगर बात करें किस खेल में हासिल किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नौकायन में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो विष्णु सरवनन इन्होंने नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाला या पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, और ये जो है अब किस ओलंपिक में खेल सकते हैं? तो 33वें क्रम का ओलंपिक जो पेरिस में होना था, इसमें ये खेलने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है। अगर बात करें 1 से 7 फरवरी तक आयोजित होगा विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2024। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप कुछ प्रश्नों में ही लगा था, क्योंकि सर ने जितना काम किया था उतना हमने अपनी ईमानदारी से करा है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और शाम को बजट हम जरूर आप सभी के लिए 10 मिनट में कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।